नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो भी एग्जाम संबंधित जरूरी जानकारी होती है वो साझा किया जाता है। इसके अलावा सीटेट की कुछ क्लासेस हैं, जैसे दोस्तों ईवीएस, हिंदी और सीडीपी, इन सब की तैयारी भी करवाई जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपके जो सीटेट है दोस्तों, उसके 3 सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि 90 नंबर दोस्तों आपके यहाँ से तैयारी पूरी करवाई जाएगी। दोस्तों पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके जो 90 नंबर हैं वो कहीं न जाएं दोस्तों। जैसे आपके सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ और हिंदी, ठीक है, यहाँ से आप पूरा नंबर जो है उसको हासिल करके जाएं। तो उसी सीरीज में दोस्तों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रोज दोस्तों एक सब्जेक्ट का आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट है दोस्तों मैं कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। और कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो सके हैं दोस्तों। आप के द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न क्या पूछा। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी या मजबूती दी गई थी दोस्तों। तो जान लीजिएगा, ऑप्शन दे रखा है कि अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, ए.के. बनर्जी और इसके अलावा सुंदर लाल बहुगुणा। तो इसमें से इसका जो राइट जवाब होगा दोस्तों, क्या होगा राइट जवाब दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो राइट जवाब होगा कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो सुंदर लाल बहुगुणा दोस्तों। सुंदर लाल बहुगुणा जो है दोस्तों, इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बड़ी मजबूती मिली थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनके नेतृत्व में ही लोगों के द्वारा विरोध किया गया और उसके मुख्य मुखिया थे दोस्तों। और इनके कारण ही जो चिपको आंदोलन है वो सफल हो सका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। और इसमें से आप जान लीजिए कि इसका जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सुंदर लाल बहुगुणा जो थे, इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। इसके अलावा और नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों, यहाँ पे मेघा पाटकर दिया गया है ना, तो इन किस आंदोलन संबंधित है, ये है संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित ये है मेघा पाटकर। इसके अलावा आपको बता दें कि अमृता देवी बिश्नोई जो हैं वो बिश्नोई आंदोलन हुआ था, उससे संबंधित अमृता देवी बिश्नोई जो हैं बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, यह रहा आपका पहला प्रश्न और इसका राइट जवाब दोस्तों मिल गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और आपके एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर आप के द्वारा सॉल्व किए हों और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, तभी जाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप बार बार फॉर्म भरेंगे और फिर आप जाके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। कहा गया इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे ऊर्जा का कितना परसेंट या कितना ऊर्जा स्थानांतरित होती है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का प्रतिशत कितना होता है। 20%, 30%, 10% या 5%। तो दोस्तों आपको बता दें कि पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जब खाद्य ऊर्जा को एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है तो केवल जो होता है 10% ऊर्जा जो है, मात्र 10%, कितना, मात्र 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है या स्थानांतरित होती है। ठीक है, और यह नियम जो है 10% का, कभी कभी पूछ लेता है, जो 10% का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था और सन क्या था। तो दोस्तों इसको भी आप जान लीजिए, जो सन क्या था, सन आपका 1942 था, सन 1942 था। और किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लिंडमैन के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, लिंडमैन इसके
थे दोस्तों, उनके द्वारा इस नियम को दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। इस और कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है, या हमेशा सीधा होता है, या केवल समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में के लिए उल्टा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा कैसा होता है? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, एक ऊर्जा पिरामिड जो होता है एक आरेख होता है, ठीक है, जो कि उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ताओं और अन्य ट्रैफिकों स्तरों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की तुलना करता है। ठीक है, कह सकते हैं कि एक ऊर्जा पिरामिड दिखाता है कि प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर कितनी ऊर्जा जो है वो उपलब्ध है। प्राथमिक स्तर, द्वितीयक या तृतीयक स्तर पे कितनी ऊर्जा उपलब्ध है, उस चीज को खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही दिखाया जाता है, या पिरामिड के द्वारा उस चीज को बताया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। केवल आपका बता दें जो तालाब होता है उसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, बाकी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और आपसे यही एक गुजारिश रहेगी कि प्रश्न पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तब भी, ना अच्छा लगे तब भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से। यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों आप भी अगर पक्षियों को देखते होंगे, काफी पक्षी ऐसे पेड़ पे बैठे रहते हैं लेकिन अपनी गर्दन को बहुत ही ज्यादा हिलाते रहते हैं। कारण क्या है? आपने कभी जानने की कोशिश किया तो नहीं किया दोस्तों, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अधिकांश पक्षी जो होते हैं पेड़ पे बैठे रहते हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, तो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते रहते हैं। कारण क्या है? चलिए ऑप्शन क्या दे रखा है देख लीजिएगा कि उनके कान ढके हुए और वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की दो आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। दोस्तों आप यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब मिल गया। तो क्या इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। क्या है कि अधिकांश पक्षियों में क्या होता है, जो उनकी आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं और वो क्या होती हैं, घूम नहीं सकती हैं। ठीक है, स्थिर होने के कारण अगर किसी भी चीज को उनको देखना रहता है तो उसके लिए उनको अपनी गर्दन को आगे पीछे इधर उधर हिलाना पड़ता है, इस कारण वो अपनी गर्दन को बहुत ही ज्यादा हिलाती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एग्जाम संबंधी जरूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सीटेट एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, अक्सर सीटेट परीक्षा में देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? ऑप्शन है जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय होता है दोस्तों, मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है उसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर का जो मंथ है दोस्तों सबसे उपयुक्त माना जाता है। और रीजन क्या होता है वो भी आप जान लीजिए दोस्तों। जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और उसका जो उसका काम होता है अंडा देने का, और अंडा देने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो यही होता है आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक। ठीक है, इसलिए यही समय जो है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है
प्रश्न नेक्स्ट है, कह रहा कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसे जानवर जो रात्रिचर होते हैं, जो रात में जागते हैं भाई, उनको क्या कहा जाएगा? रात्रिचर बोला जाएगा। तो ऐसे जानवर जो रात्रिचर होते हैं, रात में जागने वाले होते हैं, वे वस्तुओं को देख सकते हैं। वे वस्तुओं को किस रूप में देख सकते हैं? सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंगों में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो ऐसे जानवर जो रात्रिचर होते हैं, रात में जागने वाले होते हैं, वे हर वस्तुओं को केवल काले और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछले कई सालों में यह प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, पूछा भी गया है। ठीक है, तो आगे भी जो एग्जाम है उनमें आने के चांसेस हैं, क्योंकि सीटेट जो है दोस्तों जब भी एग्जाम लेता है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के पेपर कंडक्ट करवाता है, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न कैसे काफ़ी रिपीट भी होते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब पूछा जा रहा है कि जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? यहाँ पर दोस्तों पक्षियों के देखने की बात की जा रही है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो हमसे या मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। वे कौन से पक्षी होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है कि कौवे, चील, कोकिला। ऑप्शन सेकंड है बाज, कबूतर, तोते। ऑप्शन थर्ड है कि चील, बाज, गिद्ध। ऑप्शन 4 है कबूतर, कौवे, मोर। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हो कौन सा होता है? चील, बाज और गिद्ध होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करके दोस्तों आप बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, और प्रश्न दोस्तों कैसे हैं ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आगे है दोस्तों। आप दोस्तों अपनी तैयारी जरूर चेक किया करिए। ठीक है, इस टाइप के प्रैक्टिस सेट मैं आपके लाता रहूंगा, और आप उस प्रैक्टिस सेट के जरिए अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों कमेंट करके आप बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके द्वारा सही हो पा रहे हैं, तो लगेगा दोस्तों कि आपकी तैयारी जो है वो सही चल रही है। ठीक है, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या, एक वयस्क जो मनुष्य होता है वो मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 208, 206, 350 या 260। तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है इसमें। अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि बगुला जो होता है दोस्तों, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? आप अक्सर देखे होंगे दोस्तों कि खेत में जब पानी वानी भरा जाता है या कुछ होता रहता है, तो वहां पे जो बगुला होता है अक्सर भैंस के पीठ पे बैठा रहता है। ठीक है, अगर भैंस कहीं चढ़ती रहती है तब भी। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों भैंस के पीठ पे जाके बैठता है? कारण क्या है? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पे बैठता है। भैंस और बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। क्या वो उड़ कर नहीं जा सकता है? वो उसकी पीठ पे बैठेगा तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाएगा। या बगुला जो होता है भैंस के पीठ पे बैठता है और वहाँ भैंस उसको गाना गा कर सुनाती है। ऐसा कुछ तो है नहीं कि बगुला भैंस को क्या करता है? डराना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो रखा है, बगुला और भैंस में क्या होता है? एक सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है दोस्तों? एक सहजीवी संबंध होता है बगुला और भैंस में। तो सहजीवन को क्या कहा था दोस्तों? सहजीवन जो प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें कम से कम एक प्रजाति को क्या होता है? लाभ होता है, और अन्य प्रजातियों के लिए संबंध क्या होता है? नकारात्मक, सकारात्मक या तटस्थ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक सहजीवी संबंध बताने का कारण क्या है कि बगुला जो होता है वो भैंस के पीठ पे जाके बैठ जाता है, और बगुला और भैंस के पीठ पे कुछ परजीवी होते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि कुछ कीड़े मकोड़े या मक्खियां होती हैं, उन्हीं को क्या करता है? खा जाता है। ठीक है, जो कि भैंस को परेशान करते रहते हैं। तो इस कारण से पशुओं के चरने में होने वाली गतिविधियों भी खेत से विभिन्न कीड़ों को हटा देती हैं, जो कि बगुला उन्हें क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। क्या होगा? 4 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ और
जान लीजिए कि सहजीवी होता है, सहजीविता जो संबंध होता है यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, सहजीवी में ये होता है कि जिसमें दोनों प्रजातियों को ही लाभ होता है। यहाँ सहजीवी संबंध बताया गया है बकुला भैंस के पीठ में, यही राइट है। यहाँ पे क्यों ऐसा बताया गया है, क्योंकि एक प्रजाति का सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। जैसे बकुला क्या होता है, भैंस के पीठ पे बैठा रहता है और उसको जो मक्खियां हैं, कीड़े जो होते हैं जो भैंस को परेशान करते हैं उसको खा जाता है, तो इससे उसको भूख मिट जाती है और भैंस को उससे राहत मिल जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। दोस्तों आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे थोड़ा दोस्तों धीरे धीरे करके प्रश्नों का जो स्तर है वो मैं बढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी कुछ आसान प्रश्न हैं, थोड़ा कुछ टफ प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं, इसमें से जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है। इसको आप जान लीजिए कि जड़ों का कार्य इसमें से क्या नहीं है। पौधों को जकड़ना, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना या स्टार्च को बनाना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पौधा बना दिया, ठीक है, एक पेड़ हो गया, इसकी कुछ पत्तियां हो गई, ठीक है, यहाँ इसमें फूल भी लगा हुआ है और इसमें कुछ जड़ें हैं, ठीक है। और इन्हीं जड़ों का कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनका कार्य क्या नहीं है, इसमें से जड़ों का कार्य क्या नहीं है। तो आप जान लीजिए कि मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण करने का काम किसका होता है, जड़ों का होता है। जड़ों ही क्या करती हैं, मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करती हैं और पौधे के विकास में मदद मिलता है। और पादपों के भागों को उचित स्थिरता प्रदान करना, मतलब कहने का मतलब वो स्थिर रहें, इधर उधर हिले न, या उनको एक स्थान पर जकड़े रहने का काम किसका होता है, जड़ों का होता है। और पादपों के विकास का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और स्टार्च को बनाने का काम दोस्तों जड़ों का नहीं होता है, ठीक है। स्टार्च बनाने का काम जड़ों का नहीं होता है। और पौधे की जो पत्तियां होती है दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि पौधे की पत्तियां जो होते हैं उनका रंग जो है हरा क्यों होता है। दोस्तों आपको बता दें कि क्लोरोफिल पाया था, क्या पाया था, फील पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। और कभी कभी आप देखे होंगे कि पत्तियां तो हरी हरी रहती हैं पेड़ पौधों के, लेकिन वो मुरझा मुरझा के गिरती रहती हैं। कारण क्या होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ऐसा होता है कि पौधे की पत्तियां हरी तो रहती हैं लेकिन वो मुरझा के गिर जाते हैं। किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका सीडीपी या बाल विकास या कह सकते हैं कि ईवीएस हो, सब में दोस्तों 15 नंबर का आपका पेडालॉजी होता है या 10 नंबर का पेडालॉजी होता है, 20 नंबर से सब्जेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों पेडालॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा है बच्चे के बारे में अपनी समझ, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे को, पावलोव को, कोहलरबर्ग को या स्किनर को। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय को जाता है दोस्तों, किसको जाता है, पियाजे को। यह पियाजे के द्वारा कहा गया दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं अपनी समझ का सृजन जो है करते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। इसमें से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के बारे में दोस्तों पूछा रहा है कि इसमें से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है या पर्यावरण अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन एक है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूपों को विकास करना, या विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, विद्यालयों को उनके आसपास पड़ोस में उपलब्ध व्यवसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो प्राथमिक स्तर के अध्ययन का उद्देश्य होता है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को क्या करना, संवेदनशील बनाना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बस आपको दोस्तों इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में
इस टाइप का प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, या यही प्रश्न भी आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियों का समूह, ऐसा इसमें से कौन सी बीमारियों का समूह है जो कि दूषित जल, जो खराब जल होता है या प्रदूषित हो जाता है किसी कारणवश, अगर ऐसे जल का सेवन आप करते हैं तो कौन सी बीमारियां हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जान लीजिए कि दूषित जल, अगर आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक दे रखा है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, मेनीमाता, निमोनिया, अस्थमा या फ्लू, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ, क्षय रोग। तो दूषित जल पीने से जो बीमारियां होती हैं उसको आप यहाँ पे दोस्तों जान लीजिए कि दूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, ये सभी क्या है दोस्तों कि सभी दूषित जल पीने से होती हैं। अगर आपका भोजन खराब है और आपका जल भी जो आप खा रहे हैं या पी रहे हैं जल, और भोजन जो है गंदा है, तब भी आपको पीलिया और पेचिस पड़ सकती है दोस्तों। पेचिस या टाइफाइड जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसलिए आपको दोस्तों जहां भी आप रहें वहां पे दूषित जल का सेवन न करें। ठीक है, हमेशा हो सके तो जल को गर्म करके पिएं, या जो आपका बिस्लरी वाला पानी होता है दोस्तों, आरओ इसको बोलता है, ऐसे पानी का आप सेवन करें। ठीक है, या अगर गंदगी हो तो फिटकरी उसमें डाल दें दोस्तों, ताकि जो भी अशुद्धियां रहे वो नीचे बैठ जाएं। ठीक है, तो इस कारण से दूषित जल से आप बच सकते हैं, और इन सब बीमारियों से जैसे पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा जैसी बीमारी से भी आपका बचाव हो सकता है। ठीक है, बच सकते आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, भोजन खराब हो तो मत खाइए, या जल दूषित हो तो मत पीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। सेकंड है विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अधिवार्षिक परीक्षा कराना। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का जो बच्चा है, बच्चा तभी किसी चीज को सीख सकता है जब बच्चा उस चीज में खुद से दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करे। तो इसलिए इसमें क्या करना है कि बच्चे को कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय, देखो बच्चों को मानचित्र कार्यपत्रकार देना और उनसे कहना कि जो भारत का मानचित्र है दोस्तों उस पर भारत के जो तटीय राज्य हैं, आसपास पड़ोस के राज्य हैं, उनको खोजना कि कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से राज्य हैं, उसका नाम लिख के ले आए या उसके बारे में वे बताएं। तो ऐसा जब बच्चा खुद से प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज में इन्वॉल्व होगा या जाएगा तो वो अच्छे तरीके से उस चीज को सीख सकेगा। कहने का मतलब उसका अधिगम अच्छे से होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पाए दोस्तों। और इस चैनल के जरिए दोस्तों आपको एग्जाम संबंधित सारी जानकारी और इसके अलावा सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसको आप जान लीजिए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन, किसी का मूल्यांकन करना मतलब उसको जांचना या चेक करना। मूल्यांकन क्यों कराया जाता है, किसी का मूल्यांकन क्यों कराया जाता है। अनुशासन बनाने के लिए, परीक्षा करवाना या प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं सुधार करना। दोस्तों मूल्यांकन, जब मूल्यांकन होगा किसी बच्चे का तो पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है या कहाँ पे उसको सहायता करने की जरूरत है। तो दोस्तों जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा तो सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उसका प्रदर्शन, देखिए अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन हो जाएगा कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में अच्छा है और कहाँ पे उसको सुधार करने की जरूरत है। जब आप जान जाएंगे मूल्यांकन के जरिए तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन करना और उसमें क्या करना, सुधार करना। दोस्तों
इसी तरीके से अगले क्लास में मैं दोस्तों कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।